गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर है हमारा कक्षा 12वीं से अवकलन के अनुप्रयोग। आपने अवकलन का 4 लेक्चर हमने दिया है, विभिन्न प्रकार के अवकलन का हमने 4 लेक्चर यहाँ दिया हुआ है। अब उस अवकलन का उपयोग, तो अवकलन का जो उपयोग है जैसे वेग है, त्वरण है, इसके लिए आसानी से किया जा सकता है। जो वेग होता है, वेग वो दूरी का समय के साथ परिवर्तन, वेग बराबर दूरी बटे समय, दूरी में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, और त्वरण ए बराबर होता है dv/dt, वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। तो इस पर आधारित देखिए, वेग और त्वरण बस अवकलन से ही, अवकलन का दूरी को अवकलन करेंगे तो वेग निकलेगा, वेग को अवकलन करेंगे तो दूरी निकलेगा। इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे सिंपल एस इक्वल टू 2t+3 होल क्यूब, ये दिया हुआ है। एस इक्वल टू 2t+3 होल क्यूब, मतलब किसी कण ऐसा गति करता है कि उसके दूरी का जो समय के साथ परिवर्तन है वो इस सूत्र के द्वारा दिया जाता है। तो t=3 पर कण का वेग m ये निकालना है हमको। t=3 पर इसका वेग और इसका त्वरण को ज्ञात करना है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले तो इसका वेग निकालेंगे। v इक्वल टू, तो ये ds/dt होगा। ds/dt यानी पूरे को x मान लेते हैं, t मान लेते हैं, तो ये t³ हो जाएगा। तो ये 2t+3 का स्क्वायर, n सामने आ गया और n-1 हो गया। फिर जिसका हमने x मान लिया था उसका अवकलन हमको 2t+3 और करना होगा। तो ये हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये इसका 2t का 2, 3 तो 0 हो गया। 2 × 3 6, 6 × 2t+3 का स्क्वायर, ये हो गया वेग। और यदि हम यहीं पर कैलकुलेशन करना चाहें वेग t=3 पर, तो 6 × 2 × 3+3 होल स्क्वायर। t की जगह हमने 3 रख दिया, t की जगह 3 रखा तो ये 6 + 3 9, 9 का स्क्वायर 81, और 9 का स्क्वायर 81, और 81 × 6 करेंगे तो 648 इतना। अब इसका यूनिट देखेंगे कि एस मीटर में दिया है कि क्या दिया है। यूनिट को एक बार देख लेते हैं। बस कुछ नहीं दिया है तो इसको यूनिट ही बस लिख देते हैं। नहीं बताया कि दूरी जो है मीटर में है कि सेंटीमीटर में है। तो ये आ जाएगा इसका वेग का जो भी यूनिट बनेगा, या तो सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा या मीटर पर सेकेंड आएगा, कोई भी यूनिट। उसके बाद इसका त्वरण ज्ञात करते हैं। एस इक्वल टू dv/dt, मीन्स ये वाले लाइन का करेंगे तो 2 सामने आएगा, 6 × 2, और इसका पावर 2t+3, अब 1 हो जाएगा, 2-1। फिर जिसको हमने x मान लिया है 2t+3, इसका अवकलन करेंगे तो ये 6 × 2 = 12 हो गया, और इसका 2 आएगा, ये 0 हो जाएगा। तो 24 × 2t+3। तो यदि हम त्वरण t=3 पर निकालना चाहें तो 24, 2 × 3+3, तो ये 6 + 3 9, 9 4 = 36, 18 2 16 यूनिट। ऐसे करके प्राप्त होगा सिंपल डिफरेंशिएशन से, सिंपल डिफरेंशिएशन से प्राप्त होगा ये। देखिए इसी प्रकार का कुछ क्वेश्चन है। ये तो कोई भी चीज़, मतलब एक गति में परिवर्तन का देखते हैं, किस समय उसकी गति में परिवर्तन होगा। गति की दिशा में परिवर्तन होगा तो कण पहले रुकेगा, उसके बाद जाएगा। तो गति परिवर्तन उस समय होगा जब उसका वेग 0 हो जाएगा। जैसे कोई कण ऐसे जा रहा है और उसके बाद उसकी गति की दिशा में परिवर्तन होगा तो पहले यहाँ रुकेगा फिर वापस आएगा। ऐसे इस पर आधारित क्वेश्चन देख लेते हैं कि गति की दिशा में कब परिवर्तन होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। इस प्रकार का क्वेश्चन देख नहीं रहा। चलिए अभी क्वेश्चन ले लेंगे आगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं तो जैसे दिया हुआ है एस इक्वल टू t³ at² + bt+c, एस इक्वल टू t³ + at² + bt
प्लस सी, ऐसा दिया हुआ है गति का समीकरण। और इसके बाद दिया है 2 सेकेंड पश्चात t इक्वल टू 2 के बाद 2 सेकेंड के बाद क्या है इसका चली गई दूरी, वेग और त्वरण 21, 22, 18। एस इक्वल टू 21 मीटर, भी इक्वल टू 22 मीटर पर सेकेंड एंड त्वरण इक्वल टू 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे दिया हुआ है। तो ए बी सी का मान ज्ञात करना है, ए बी और सी का मान को ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले तो ए टी इक्वल टू 2 पर एस इक्वल टू दिया हुआ है, तो इसको हम निकाल लेते हैं। एस एट टी इक्वल टू 2, इसमें 2 रख दीजिए, तो 2 क्यूब प्लस ए 2 स्क्वायर और प्लस बी इंटू 2 प्लस सी। तो हमारे पास आ जाएगा एस टी इक्वल टू 2, तो 21 है, ये 8 हो जाएगा और ये 4a हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2b प्लस सी। तो इस प्रकार 4a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 8 इधर आएगा तो 13 हो जाएगा ये। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम भी निकाल लेते हैं, इसको अवकलन कर देते हैं ds अपॉन dt। तो अवकलन करेंगे तो ये 3t स्क्वायर, ये हो जाएगा 2at और ये प्लस b, c 0 हो जाएगा। हमको दिया हुआ है भी t इक्वल टू 2 पे, तो 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 2 प्लस b, तो ये दिया हुआ है 22 इक्वल टू 4 3 जा 12 प्लस 4a प्लस b। तो इस प्रकार 4a प्लस b इक्वल टू 4a प्लस b इक्वल ये आ जाएगा 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 22 है, -12 होगा तो 2 का स्क्वायर 4 ऐसे। अब इसका त्वरण निकालते हैं, a इक्वल टू डी भी अपॉन डी टी। तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 2at प्लस b है, तो ये 6t हो जाएगा प्लस 2a, 6t प्लस 2a। और त्वरण दिया हुआ है t इक्वल टू 2 पर, ये 6 इंटू 2 हो जाएगा प्लस 2a। तो ये दिया हुआ है 18, 6 दूनी 12 प्लस 2a, तो 2a इक्वल टू 6, 18 में से 12 गया, a इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे सॉरी, a तो कांस्टेंट है, ये त्वरण तो पहले से गिवन था, इसके त्वरण को f लिख देना चाहिए। यहाँ पर a है तो ऐसे, त्वरण को f लिख दीजिए ऐसे करके, ये तो a इक्वल टू 3 हो गया। अब समीकरण 2 में मान रखते हैं, समीकरण 2 में मान रखेंगे तो 4 इंटू 3 प्लस बी इक्वल टू 10, तो b इक्वल टू 10 माइनस 12, तो b इक्वल टू -2। उसके बाद समीकरण 1 में मान रखेंगे तो c का मान निकलेगा 4a प्लस 2b। 4a की वैल्यू 3 है प्लस 2b यानी 2 इंटू -2 प्लस c इक्वल 13, तो ये हो गया 12 में से -4 गया तो 8, तो c इक्वल टू 13 माइनस 8, तो c इक्वल टू 5। इस प्रकार कांस्टेंट ए बी सी की वैल्यू हमको प्राप्त हुआ, कांस्टेंट ए बी सी की वैल्यू मिल गया। आगे देखते हैं, देखिए ये दिया हुआ है क्वेश्चन s इक्वल टू t टू पावर 4, जो गति की दिशा में परिवर्तन का क्वेश्चन बोल रहे थे। s इक्वल टू t टू पावर 4 माइनस 6t क्यूब प्लस 12t स्क्वायर, s इक्वल टू t टू पावर 6t क्यूब प्लस 12t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 3। गति की दिशा में परिवर्तन कब होगा करके बोला है। गति की दिशा में परिवर्तन कब होगा, तो हम पहले इसका वेग निकाल लेते हैं ds अपॉन dt। तो 4t क्यूब माइनस 18t स्क्वायर प्लस 24t माइनस 10। तो गति की दिशा में परिवर्तन
गति की दिशा में परिवर्तन होने से पहले v इक्वल 0 हो जाएगा, उसका वेग 0 हो जाएगा, तब गति की दिशा में परिवर्तन होगा। तो v इक्वल 0 कर देंगे, v इक्वल 0 करेंगे तो 4t क्यूब माइनस 18t स्क्वायर माइनस 24t माइनस 10 इक्वल 0। अब इससे t की वैल्यू हमको निकालना है। तो सबसे पहले तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा 2t क्यूब माइनस 9t स्क्वायर माइनस 12t, ये 24t, इसको भूल गए 24 से लिखे हैं, ये प्लस में है, लेकिन ये प्लस में है, प्लस 12t माइनस 5 इक्वल 0। अब देखिए ये -9 और -5 लिख के मिल करके -14 होता है, 12 और 2 मिलकर 15 होता है। मैं t इक्वल टू 1 पर, t इक्वल टू 1 पे ये 0 हो रहा है, मतलब t माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है, तो उसके अनुसार सेट करेंगे। तो यहाँ 2t क्यूब है, तो यहाँ पर माइनस 2t स्क्वायर लिखना होगा, तब तो दोनों में से 2t स्क्वायर कॉमन आएगा तो t माइनस 1 बनेगा। t इक्वल टू 1 पे 0 है, मतलब t माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है। अब ये जो -9t स्क्वायर में से -2 को यहाँ लिख चुके हैं, तो -7 टाइम्स यहाँ बचा, तो यहाँ +14 टाइम्स लिखना होगा, +14 टाइम्स हमको लिखना होगा, तब सॉरी 14 टाइम्स नहीं, 7 टाइम, +7 टाइम लिखना होगा ऐसे। तब इसमें 7t कॉमन लेंगे, t माइनस 1 बचेगा। अब इसमें से 12t में से 7 यहाँ आ गया है, तो 5t यहाँ आएगा, 5t माइनस 5 इक्वल 0। अब पहले में से 2t स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ये t माइनस 1, दूसरे में से -7t कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से t बचा, यहाँ से -1 बचा, माइनस साइन कॉमन लेने की वजह से यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो t माइनस 1 इक्वल 0। तो t माइनस 1 सभी में से कॉमन ले लेंगे, 2t स्क्वायर माइनस 7t प्लस 5 इक्वल 0। अब t माइनस 1 इसमें देखिए ये दोनों मिलके 10 हैं, तो इसको -2 -5 में -2t -5t में सॉल्व किया जा सकता है। तो ये t माइनस 1 हो गया, इन दोनों में से 2t कॉमन लेंगे तो t माइनस 1, इसमें से -5 कॉमन लेंगे तो t माइनस 1 इक्वल 0। अब t माइनस 1 दोनों में से कॉमन लेंगे तो ये वर्ग हो जाएगा, और 2t माइनस 5, तो इसको 0 करेंगे तो t इक्वल टू 1 आएगा, इसको 0 करेंगे तो 5/2। तो इस समय पर इसका वेग 0 हो रहा है, 2 बार गति की दिशा में परिवर्तन हो रहा है, ऐसा माना जाएगा कि 2 बार गति की दिशा में परिवर्तन हो रहा है। इसी प्रकार जैसे ऊर्ध्वाधर गति है, ऊर्ध्वाधर ये सरल रेखा में गति था, यदि कोई कण ऊर्ध्वाधर दिशा में गति कर रहा है तो उसको कैसे सॉल्व करना है उसको देखते हैं। जैसे दिया एस इक्वल टू यू टी में एस का गति का समीकरण दिया है ut माइनस हाफ at स्क्वायर, और a और उसकी वैल्यू दिया गया है u की। a की वैल्यू है कांस्टेंट, a की वैल्यू 9.8, u की वैल्यू है 19.6। तो हमको एस मैक्सिमम उसकी महत्तम ऊंचाई ज्ञात करना है। महत्तम ऊंचाई ज्ञात करना है तो जैसे उसमें था गति की दिशा में परिवर्तन, कोई भी कण ऊपर की ओर जाएगा और अधिकतम ऊंचाई पे जाकर रुक जाएगा, फिर उस नीचे की ओर आएगा, गति की दिशा में परिवर्तन होगा। मतलब यहाँ भी वही काम करना है, वेग को 0 के इक्वल करना है। v इक्वल टू ds/dt, तो u माइनस हाफ इंटू 2at हो जाएगा, ये कट गया, तो u माइनस at, और वेग को 0 करना है, अधिकतम ऊंचाई पर v इक्वल 0, u माइनस at इक्वल 0, तो t इक्वल टू u/a प्राप्त होगा। u की वैल्यू दिया हुआ है 19.6 और ये दिया हुआ है 9.8, तो ये कैंसिल होकर के 2 हो जाएगा, 9.8 इंटू 2 करेंगे तो 19.6 मिलेगा। तो t इक्वल टू 2 पर इसका वेग 0 हो रहा है, तो अधिकतम ऊंचाई जो होगा एस मैक्सिमम जो होगा t इक्वल टू 2 पर प्राप्त होगा। तो u की वैल्यू लिख देते हैं 19, चलिए पहले लिख देते हैं u इंटू 2 माइनस हाफ इंटू a इंटू 2 का स्क्वायर। अब u की वैल्यू रख देते हैं 2 इंटू 19.6 माइनस ये
हो गया 2 का स्क्वायर यानी 4, ये 2 कटेगा तो 2 बचेगा 9.8। तो दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं 9.8, तो ये 2 × 9.8 ले लो। सिंप्लीफिकेशन किसी भी तरीके से कर सकते हैं। हाँ, 2 × 9.8, तो ये रूट 2 आ गया, इसमें से 9.8 आया तो 2 बचा, इसमें से पूरा 1 बचा, तो 2 - 1 1 हो गया, मीन्स 19.6 मीटर इसकी अधिकतम ऊंचाई है। 19.6 मीटर इसकी अधिकतम ऊंचाई है। देखिए एक क्वेश्चन इस पर आधारित और है। ऊपर की ओर फेंका जाता है, गति का समीकरण S = ut - 4.9 t²। 20 मीटर की महत्तम ऊंचाई पहुंचने में कण का प्रारंभिक वेग ज्ञात कीजिए। इसमें यह दिया हुआ है कि S मैक्सिमम = 20, तो इसका प्रारंभिक वेग हमको ज्ञात करना है। प्रारंभिक वेग को ज्ञात करना है, अधिकतम ऊंचाई इसमें दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले तो इसका वेग निकालते हैं। v = u - 4.9 × 2 × t, तो v = u - 9.8 हो जाएगा, 4.9 का t हो जाएगा। अधिकतम ऊंचाई पर v = 0, तो u - 9.8t = 0, तो t = u/9.8 ऐसा हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, u/9.8 है, इसके साथ साथ ये तो t इसमें रखेंगे हम, इसमें रखेंगे u का मान। प्रारंभिक वेग इसका निकालते हैं। प्रारंभिक वेग मतलब t = 0 पर, t = 0 पर जो वेग होगा तो v = u - 0, तो u प्रारंभिक वेग है, ये प्रारंभिक वेग है, माने u को ही निकालना है। हमको दिया हुआ है S मैक्सिमम = 20, तो S के समीकरण में हमको t की जगह u/9.8 रखना है। u × u/9.8 - 4.9 × u² /9.8, 9.8 = 20 स्क्वायर कर दिए। तो u² दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। अच्छा, मान में 9.8 को भी कॉमन ले लेते हैं, तो 1 - 4.9/9.8, ये 4.9 ये 9.8 = 20, तो u² = 9.8 को इधर ले आएंगे, 1 - ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा तो 1/2 = 20 × 9.8, तो ये हाफ हो जाएगा, 1 - 1/2 तो 1/2, 20 × 9.8, तो u² हो जाएगा 2 × 20 × 9.8। तो ये 0 को इसमें मिला देते हैं तो 9.8 हो जाएगा। 2 × 2 × 98 मीन्स 2 × 49। तो जब u इक्वल लिखेंगे तो ये 2 के बदले 102, 49 का स्क्वायर और ये √2 आ जाएगा, 49 का स्क्वायर √7, ये 2 अलग से बच गया। तो u = 14√2 मीटर/सेकेंड उसका वेग है। अब हम कुछ क्वेश्चन चरों के मान में परिवर्तन का देख लेते हैं। चरों के मान में परिवर्तन पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे गोलाकार बुलबुले का आयतन त्रिज्या के सापेक्ष 4πr² गुना तेजी से बढ़ता है, ये प्रूव करना है। जैसे कोई गोलाकार बुलबुला है, यदि वो किसी झील के तली पर है, ऊपर की ओर आएगा तो प्रेशर कम होने की वजह से उसका त्रिज्या बढ़ेगा, तो उसका त्रिज्या बढ़ेगा तो उसका आयतन भी बढ़ेगा। तो आयतन त्रिज्या के साथ कैसे बढ़ेगा इसको बताना है हमको। तो कोई भी जैसे बुलबुला है उसमें हमको प्रूव करना है dV/dr, यानी जो आयतन है, ये भी अब वेग नहीं है, आयतन है। आयतन त्रिज्या के साथ में 4πr² के अनुसार बदलता है करके दिया, सिद्ध करना है।
तो कुछ नहीं, इसमें आयतन का फार्मूला, मेंसुरेशन का फार्मूला मालूम होना चाहिए। गोलाकार बुलबुला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसको आर के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। आर के सापेक्ष अवकलन करें 4/3 पाई 3r स्क्वायर, आर क्यूब का 3r स्क्वायर, 3 कट गया, ये 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। इस प्रकार ये हमको प्राप्त हुआ। एक क्वेश्चन है, घन के आयतन में 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है। घन है अगला क्वेश्चन में, घन यानी क्यूब कि ये घन इस प्रकार के शेप में होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होता है ऐसे। इसकी एक भुजा, इसका जो आयतन है उसमें परिवर्तन की दर समय के साथ dv/dt 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड ये हो रहा है। इसके आयतन में वृद्धि दर दिया हुआ है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? इसका पृष्ठ क्षेत्रफल A = 6a² होता है। a इसका एक साइज है, तो हमको ds/dt निकालना है, ds/dt निकालना है, जबकि उसका घन के कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। जैसे कि क्या है, आयतन में परिवर्तन होगा, तो आयतन परिवर्तन कब होगा? जब उसके कोर की लंबाई में परिवर्तन होगा एक भुजा में, और भुजा में परिवर्तन होगा अलग अलग, तो अलग अलग समय रहेगा। जिस समय 12 रहेगा उस समय उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए ये हमको दिया हुआ है, तो एक बार इसका फार्मूला लिख लेते हैं। घन के लिए होता है उसका आयतन a त्रिघात होता है। इसको अस्पष्ट फलन टाइप, अस्पष्ट फलन दोनों को t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dv/dt, a का होगा तो 3a² और a का किए हैं इसलिए dA/dt। तो dv/dt हमको 7 पता है, ये 3a² dA/dt हो गया। वैसे हमको a = 12 पे ज्ञात करना है, तो इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिए, dA/dt = 7/3a²। अब इसका पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला लिखते हैं। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल A = होता है सरफेस एरिया 6a²। इसको समय के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ds/dt = ये हो जाएगा 12a, और a का किए हैं इसलिए dA/dt। तो ds/dt = 12a, dA/dt की वैल्यू रखते हैं 7/3a², तो a के कट गया, ये इससे 4 कट गया, तो ds/dt = 28/a। तो ds/dt हमको ज्ञात करना है a = 12 पर, तो 28/12। तो ये 4 से कटेगा तो 7/3। पृष्ठ क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड ऐसे आएगा। इस प्रकार ये परिवर्तन की दर का कुछ क्वेश्चन है। देखिए इसमें परछाई जैसे कोई स्रोत से, प्रकाश के स्रोत से यदि कोई आदमी दूर जाता है या पास आता है, तो उसका परछाई के जो उसके चलने की दर और उसके परछाई में बढ़ने की दर में कुछ न कुछ रिलेशन होता है। जैसे दिया 2 मीटर लंबा आदमी 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 6 मीटर ऊंचे दीप स्तंभ से दूर जा रहा है। मतलब ये है कि ये दीप स्तंभ है, इसमें प्रकाश स्रोत है, ये 6 मीटर है, और एक 2 मीटर का आदमी है, 2 मीटर का आदमी है, वो 3 मीटर प्रति सेकंड की वेग से इससे दूर जा रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को यदि हम x लें तो इसके इधर दूर हटने का जो दर है dx/dt = 3 मीटर पर सेकेंड, ऐसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है। फिर क्या है, उसकी परछाई किस दर से परिवर्तित होगी, और परछाई के सिर का वेग भी ज्ञात करना है।
उसकी परछाई, अब ये क्या है, यहाँ से प्रकाश चलेगा ऐसे करके इसके सिर पर से ऐसे जाएगा ऐसे, तो ये वाला भाग इसका परछाई होगा, ये वाला भाग इसका परछाई होगा y। तो y किस दर से बढ़ रहा है उसको हमको देखना है, y किस दर से बढ़ रहा है। तो इसके बीच में, इसके लिए हमको एक्स वाई के बीच में ए बी दी टर्म है और पी क्यू आदमी है और पी आर उसकी परछाई है, ये परछाई है। तो त्रिभुज ए बी आर, इसमें देखिए ये त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज ए बी आर और त्रिभुज पी क्यू आर, ये दोनों में देखें, बड़ा त्रिभुज ए बी आर में ये 90 डिग्री, छोटा त्रिभुज पी क्यू आर में ये 90 डिग्री, और ये दोनों में उभयनिष्ठ कोण है। तो कोण समरूपता से दोनों समरूप हो गया, ये दोनों समरूप हो गए तो इनकी भुजाएं समानुपाती होंगी। मीन्स ए बी बटे पी क्यू, इसका ये भुजा, इसकी ये भुजा, और इसका पूरी भुजा ए आर अपॉन पी आर। तो ए बी हो जाएगा 6 और पी क्यू हो जाएगा 2, ए आर हो जाएगा x प्लस वाई और पी आर हो जाएगा y। तो इस प्रकार ये 3 होगा तो y इधर आएगा, 3y इक्वल टू एक्स प्लस वाई या 2y इक्वल टू एक्स। अब इसका अवकलन कर देते हैं, 2dy बाई डी टी इक्वल टू डी एक्स अपान डी टी। तो dy बाई डी टी यानी परछाई की परिवर्तन की दर dx अपन dt की वैल्यू 3 है और ये 2 जाएगा ट्रांसफ़र होकर, तो ये हो जाएगा 1/2 मीटर पर सेकेंड की दर से उसका परछाई परिवर्तित हो रहा है। फिर उसके परछाई के सिरे का वेग, इसका वेग ज्ञात करना है। तो इसका वेग ज्ञात करने के लिए ये पूरा दूरी के कारण बढ़ेगा, ये इधर बढ़ने की वजह से भी आगे बढ़ेगा और इसकी लंबाई बढ़ने, जैसे प्रकाश स्रोत से कोई आदमी दूर जाता है तो उसकी परछाई ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, इस वजह से भी ये टिप आगे बढ़ेगा। तो इसका वेग, बिंदु R का वेग, यहाँ से इसकी दूरी लेना पड़ेगा x और y दोनों का, डी डी टी ऑफ x प्लस वाई, x के कारण भी बढ़ेगा और y के कारण भी बढ़ेगा इसलिए। तो ये हो जाएगा dx अपॉन डी टी प्लस dy बाई डी टी। तो dx अपॉन डी टी की वैल्यू 3 है और ये 1.5 है, तो 4.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये आगे बढ़ेगा, 4.5 सेकेंड करके आएगा ये। देखिए इसी परिवर्तन की दर में और क्वेश्चन देखते हैं। ये तो परछाई वाला हुआ, सीढ़ी टाइप का कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे दिया है 10 फुट लंबी एक छड़ ए बी अपने सिरे ए और बी पर दो परस्पर लंबवत रेखाओं ओ एक्स और ओ वाई के साथ गतिशील है। ये जैसे ऐसा है, इधर ओ एक्स है, इधर ओ वाई है और ये 10 फुट लंबी ए बी एक छड़ है, 10 फुट लंबी। यदि सिरा ए ओ से 8 फुट की दूरी पर है तब बिंदु ओ से दूर जाने की दिशा में 2 फुट प्रति सेकंड की गति से चल रहा है। मतलब इधर को x मान लेते हैं और इधर को y मान लेते हैं। तो इसका इधर दूर जाने का वेग दिया हुआ है जब 8 फुट है, तो a जो है 8 फुट की दूरी पर है, मीन्स हमको दिया गया है dx अपान dt जब x इक्वल टू 8 है। मतलब ये इसका सिरा जब इधर है तो इसका दूर जाने का जो वेग है 2 फुट पर सेकेंड है, 2 फुट पर सेकेंड। तो हमको ज्ञात करना है सिरा भी किस गति से चल रहा है। तो सिरा भी ये इधर जाएगा तो सिरा भी नीचे की ओर आएगा। मतलब हमको dy बाई डी टी निकालना है जब x इक्वल टू 8 हो। तो यहाँ से अब देखिए ये सीढ़ी है और 2 लंबवत दिशा है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर या x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। अब जब x इक्वल टू 8 होगा तो 8 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 या वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64 या वाई स्क्वायर इक्वल टू 36 या वाई इक्वल टू 6 फीट ऐसे। अब इसका हम अवकलन कर देते हैं एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमको डी एक्स अपन डी टी दिया हुआ एक्स इक्वल टू 8 पे, तो एक्स इक्वल टू 8 पे वाई क्या होगा उसको हमने निकाल लिया।
अब हमको dy बाई डी टी निकालना है। निश्चित रूप से आगे बढ़ रहे थे, नीचे आ रहे हैं, मतलब माइनस में आएगा आंसर। एक्स स्क्वायर का 2x होगा और dx अपन dt, वाई स्क्वायर का 2y होगा और dy बाई डी टी इक्वल 0, 100 का 0 हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। y dy बाई डी टी इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स अपन डी टी। तो y की वैल्यू उस समय 6 होगा, dy बाई डी टी जिस समय x 8 होगा, तो -8 और इसकी वैल्यू है 2। तो dy बाई डी टी इक्वल टू -16/6 मीन्स -8/3 फीट पर सेकेंड। ऊपर का जो सिरा है इस वेग से नीचे की ओर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, इसलिए यहाँ माइनस साइन है। अब कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, शंकु वगैरह कुछ हो तो। चलिए इतना पर्याप्त है, आगे हम इसके एप्लीकेशन और देखेंगे आगे। धन्यवाद।